Hello students, so this is the second part of chapter 17. Okay, here we take the next topic. Chapter 17 is breathing and exchange of gases, and here we take the topic mechanism of breathe. So mechanism जो breathe का होता है वो देखने वाले हैं हम. ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस. जो ब्रीदिंग होती है वो टू स्टेजेस में इन्वॉल्व रहती है. इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड इन द एक्सपीरेशंस बाय विच द एल्व्यूलर एयर रिलीज आउट. इंस्पिरेशन ड्यूरिंग जो इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस स्टेज है उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपीरेशंस बाय विच द एल्व्यूलर एंड एयर इज रिलीज हो जाती है. इसमें द मूवमेंट ऑफ द एयर इन टू द आउट ऑफ लंग्स कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. अब ये जब मूवमेंट हो रहा होता है एयर इन टू द आउट ऑफ द लंग्स, तो आउट जाती है, जो कैरी आउट करके क्या किया जाता है, क्रिएटिंग एक प्रेशर क्रिएट करते हैं किसके बीच में, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. ओके, लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. इंस्पिरेशन कैन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स. इंस्पिरेशन जो होते हैं वो अकर रहते हैं अगर जो प्रेशर है विद इन द लंग्स का मतलब इंट्रा पाल्मिनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट इज ये क्या बोल रहे हैं, इंस्पिरेशन की प्रोसेस में ये क्या होगा, ये इसमें इन्वॉल्व रहती है प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये लेस देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स. कैसा होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा लंग्स में विथ रिस्पेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सिमिलरली अब एक्सपीरेशंस की बात की जाए, टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तब. द डायफ्रागम and the specialized set of muscles external and the internal intercostal between the ribs help in the generations of the such gradients. आप क्या बोल रहे हैं, जो डायफ्रागम होता है स्पेशलाइज सेट रहता है मसल्स का एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल, जो कि किसके बीच में रहता है, रिब्स के, और जो हेल्प करते हैं जनरेशन ऑफ द सच ग्रेडियंट जैसे इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शंस of a diaphragm which is increase the volume of thoracic chamber and anterior posterior axis. अब ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो है नीट के एग्ज़ाम में भी आती है. तो ये बोल रहे हैं जो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इंस्पिरेशन में क्या होता है, इनिशिएशन होता है किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम के बीच, जो कि ये कैसा होता है, टाइट हो जाता है, विच इज़ इंक्रीज जो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा थोरेसिक चैम्बर में एंड एंड्रोपोस्टर एक्सिस पर. द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स. और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये करता है एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स को लिफ्ट करता है अप द रिब्स एंड द स्टेनम कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम. और स्टेनम कॉजिंग क्या करता है, इसका इंक्रीज होता है वॉल्यूम का थोरेसिक चैम्बर में एंड डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पर. ओके, सो ऑल ओवर द इंक्रीज ऑफ द थोरेसिक वॉल्यूम, जब ये इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम कॉज द सिमिलर इंक्रीज ऑफ द पाल्मिनरी वॉल्यूम. और इसका इंक्रीज कैसा होगा, सिमिलर ऑफ द पाल्मिनरी वॉल्यूम का. एंड इंक्रीज द पाल्मिनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापाल्मिनरी. और ये क्या होगा, जब इंक्रीज होगा वॉल्यूम तो इसका इंट्रापाल्मिनरी प्रेशर कैसा होगा, लेस हो जाएगा, डिक्रीज. एंड ये कैसा हो जाएगा, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, विच इज़ फोर्सेस द एयर फ्रॉम द आउटसाइड. जो कि फोर्सेस हो रही है कहाँ से, एयर जो भी आउटसाइड से लग रही है टू मूव इनटू द लंग्स में. एंड इंस्पिरेशन अभी फिगर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा. रिलैक्सेशंस ऑफ द डायफ्रागम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न इन द डायफ्रागम sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. ओके, ये रिलैक्स करता है और ये क्या करता है, इसके जो सेट होते हैं वो रिटर्न अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं. ओके, एंड वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं. दिस लीड्स टू द इंक्रीज द इंटरपाल्मिनरी. और ये क्या करता है, इंटरपाल्मिनरी जो होता है उसको इंक्रीज करता है एंड प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शंस ऑफ द एयर. और इस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स से होता है एक्सपीरेशन. इसका डायग्राम है 17.2 भी, ये भी हम अभी देखेंगे इसके बाद. सो डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. जब डायग्राम देखेंगे उसके साथ आप रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, रीडिंग करने से समझ में नहीं आएगा. we have the ability to increase the strength of the inspiration and expirations. अब हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी होती है इंक्रीज करने की उसकी स्ट्रेंथ की, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की, विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल मसल्स एब्डोमेन, जो है हेल्प करती हैं एब्डोमेन मसल्स होती हैं एब्डोमेन में. ओके, ऑन द एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम मिनट्स. जो हेल्दी ह्यूमन
होता है वो ब्रीथ करता है टाइम मतलब पर मिनट में 12 से 16 टाइम। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व द ब्रीदिंग मूव कैन बी द एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग स्पायरोमीटर। अब ये जो ब्रीदिंग का वॉल्यूम होता है उसको मेजर किया जाता है स्पायरोमीटर के थ्रू, विच हेल्प द क्लिनिकल असेसमेंट एंड पल्मोनरी फंक्शन। ये ब्रीदिंग को मेजर करने में हेल्प करता है और कई क्लिनिकल असेसमेंट के लिए भी ये वर्क करता है। ओके, तो ये नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये कि 12 to 16 टाइम ये ब्रीथ करते हैं पर मिनट, और ये जो मेजर किया जाता है वो स्पायरोमीटर से किया जाता है। ओके, अब चलते हैं डायग्राम में हम देख लेते हैं। देखो दोनों का डायग्राम दिया हुआ है ये मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग शोइंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन में इसका पिक्चर देखो कैसा है, स्ट्रेट आ रहा है, और जब है ना ये रिलैक्स हो रहा है अपनी पोजीशन पे आ रहा है तो ये कैसा हो रहा है, देखो स्ट्रेट अंदर की तरफ जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और वैसे ये खींचता है उसको तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। सो यहाँ से प्रेशर लगा, ये नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है रिलैक्स पोजीशन में। तो जब ये ऊपर जाएगा तो रिपकेज कैसे होंगे, जो साइड की ये बॉर्डर है ये इसका क्या हो जाएगा, रिब्स स्ट्रेनम इज रिलीज हो जाएगी, देन वॉल्यूम थोरैक्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, रिब्स स्ट्रेनम इज रिलीज, देन वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज। अब और क्या करता है, एयर एक्सपेल, ये क्या करता है, एयर एक्सपेल करता है जब इसमें एंटर होती है, और ये एक्सपेल करती है तो रिलैक्स पोजीशन पे, रिलैक्स ऑफ द आर्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, रिब्स सेट एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे ही ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी तो वॉल्यूम थोरैक्स डिक्रीज हो जाएगा। सो ये दोनों का डिस्क्रिप्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। डायग्राम बहुत अच्छे से समझेंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपको और जल्दी थ्योरी लर्न हो जाएगी। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी। अब इसमें जो रेस्पिरेटरी कितनी ली जाती है और कितनी कैपेसिटी में ली जाती है ये हम इसमें देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब टाइडल वॉल्यूम वो होता है जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड किया जाता है नॉर्मल रेस्पिरेशन जब कोई भी पर्सन लेता है, और ये अप्रॉक्स होता है 500 ml। A healthy man can inspired or expired approximately 6 to 8,000 ml air per minute। अब इन्होंने ml की बात करी है तो हमने 12 से 16 मिनट का बोला था कि ना मिनट में ये इतनी ब्रीथ करता है नॉर्मल पर्सन, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है, जब ब्रीथ करेगा कोई हेल्दी पर्सन तो ml में कितना करेगा, 6,000 to 8,000 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग। इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम मीन्स IRV में क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम होता है ऑफ एयर का जिसमें कोई पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सिबल इंस्पायर कर रहा है जो फोर्स लेकर, वो होती है अप्रॉक्स 2500 ml to 3000 ml। ओके, ये IRV हो गया कि 2500 ml to 3000 ml तक ये IRV लेगा। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, ERV में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर्ड बाय द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ये भी एक्सपायर्ड होता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के थ्रू, और इसकी एवरेज होती है 1 to 1100 ml। ओके, सो ये हो गए अपने IRV, TV एंड द ERV। टीवी में 500 पर ml के साथ लेगा, हेल्दी पर्सन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक्सपायर और इंस्पायर करेगा कितना, 6 to 8,000। एंड IRV में क्या करेगा, 2500 to 3000 ml में। देन ERV में क्या करेगा, एडिशनल वॉल्यूम जब एयर होगी किसी पर्सन की वो एक्सपायर करेगा फोर्सिबल एक्सपायरेशन में तो उसकी एवरेज होगी 1000 to 1100 ml। देन इसके बाद है रेसिडुअल वॉल्यूम, RV को शॉर्ट में बोलेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी कितने ml किस में लिया जाता है, ये नीट बिट के एग्जाम में पूछा जाता है तो वो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, अब जो वॉल्यूम एयर का रिमेनिंग रह गया है लंग्स में इवन आफ्टर द फोर्स, इसके फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद, सो उसकी एवरेज 1100 ml से 1200 ml होगी। बाय एडिंग ऑफ द फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, कुछ फ्यू वॉल्यूम है जो डिस्क्राइब है अबव, वन कैन ड्राइव्ड वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी विच कैन बी यूज्ड ऑफ द क्लिनिकली डायग्नोसिस। ओके, ये यूज़ की जाती है क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए। देन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कौन सी हो गई, IC, जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होगा पर्सन कैन इंस्पायर करेगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन के थ्रू। ओके, नॉर्मल तो वो इंक्लूड होगा किसमें, टाइडल वॉल्यूम में, जो कि हमने देखा था अभी। टाइडल वॉल्यूम में क्या बोला था, 6 to 8,000 होगा, 500 पर ml के अकॉर्डिंग लेगा, है ना। तो TV IRB, और इसमें
क्या करेगा, फोर्सफुली करेगा और टाइडल करेगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन और फोर्सफुली करेगा, है ना। तो इसमें बोला टीवी और आरवी। इसमें कैसा होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है टीवी में टाइडल वॉल्यूम में, और आईआरवी मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसमें कैसा होता है, फोर्सफुली होता है आईआरवी में। देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी, टोटल वॉल्यूम जो वो पर्सन लेगा कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, जो इंक्लूड रहेगा टीवी और ईआरवी में, ठीक है। ईआरवी में जिसमें 100, 1000 और 1100 होगा, और ये टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा, और इसमें फोर्सफुली होगा ईआरवी में, है ना। किसमें नॉर्मल और फोर्सफुली होता है तो कितना कितना एमएल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है। देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाती है इसमें, वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद भी इसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम रिमेन रहेगा एयर का, उसको ईआरवी और आरवी में हम डालेंगे। ओके, ईआरवी में क्या होगा, वही पर्सन वॉल्यूम लेगा, पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली एक्सपीरेशन दिस, उसकी एवरेज होगी 1000 से 100 ml, और इसमें जो लेगा वो आरवी में, सो एयर रिमेनिंग रह जाती है इसमें लंग्स इवन द आफ्टर द फोर्सफुली भी लेगा तो, है ना। देन इसके बाद आ जाते हैं विटल कैपेसिटी। विटल कैपेसिटी में मैक्सिमम वॉल्यूम होता है ईयर पर्सन का, एंड कैन ब्रीथ इन द आफ्टर फोर्स्ड, ये ब्रीथ करेगा आफ्टर फोर्स्ड के बाद, एंड इसमें भी ईआरवी एंड टीवी आएंगे और आरवी मैक्सिमम आएंगे। देन टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या आएगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा कमोडेटेड इन द लंग्स एंड द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन, दिस इज इंक्लूड, इसमें ईआरवी एंड टीवी आएंगे। तो हमें सबकी रेंज याद करनी है, और उसके हिसाब से ही आपको करना है कि फोर्सफुली हो रहा है, नॉर्मल जो हो रहा है वो आपको लर्न करना है। सो नॉर्मल में कितनी रेंज होती है, और इसमें फोर्सफुली में कितनी रेंज होगी इंस्पायर और एक्सपायरेशन की, तो वो सारी नीट के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में यही इस वीडियो में यही वाला टॉपिक फिनिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बुक रीड आउट बहुत अच्छे से करें तो ये आपको समझ में आएगा, और साथ में डायग्राम भी देखते जाएं, प्रैक्टिस करें सारे डायग्राम्स की। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं। थैंक यू।